अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमा। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई, क्यों आई, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमें भी अपने दौर में थी कि ये हाइब्रिडाइजेशन का क्या ताल्लुक है, ये अगर ना होती तो फिर क्या होता, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो बच्चों, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो देखते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमा। देखें हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों मैं अगर यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये आप सबको आता है, CH4 होता है मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। बच्चों, मीथेन के स्ट्रक्चर में अगर इसकी अंदर की कहानी मैं लिखूं तो देखें, कार्बन के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर कर इसमें आ जाता है और कुछ बात ऐसी हो जाती है, ठीक है। पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 होंगे, उसको भी बना देते हैं। जैसे देखिए ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है, कार्बन बैलेंस शेल, और ये है एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी की जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं चीज़ उतने बॉन्ड बनाती है, लिहाजा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 ठीक होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप देखें बच्चों, जो H है जो, वो देखें, उसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H। मैं देखूँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बीबीटी कहती है, सर आप बीबीटी पढ़ा रहे हैं क्या? बच्चों, दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, लिंक तो करती हैं आपस में, सुनते जाएं। ये स्ट्रक्चर है CH4 का, अंदर का स्ट्रक्चर ये है CH4 का, बना दिया हमने, ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, बात यहाँ आएगी, हाइब्रिडाइजेशन समझ आएगी आपको इंशाल्लाह। देखें यहाँ क्या है, इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, S में, ये S में। हाइड्रोजन का तो होता ही S है भाई, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है, 1s1 होती है, इसकी भी 1s1 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 सबकी, चारों की, ठीक हो गया। अच्छा, चारों की 1s1 हो गई। अब इसका S और इसका तो होता ही S है। अच्छा, इसका P, इसका S, अच्छा इसका S, फिर इसका P, इसका S, फिर इसका P। मतलब कि यहाँ मैं लिखूँ, ये बॉन्ड बना हुआ है SP से, ये बना हुआ है SP से, ये बना हुआ है SP से, और ये कैसे बना हुआ है, SS से, ठीक है। अरेज कर दूँ इसको, यही समझाना था आपको यहाँ तक। तीन बॉन्ड बने हुए हैं SP से, एक बना हुआ है SS से। अच्छा, यहाँ तक बच्चों आपको समझ आई। अब बच्चों सुने बात, अब बात सुने कि होना क्या चाहिए था रियल में, प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए था कि कार्बन के ये जो 3 बॉन्ड हैं, ये वाले 3 बॉन्ड SP 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 3 SP, इनको एक जैसी एनर्जी से ब्रेक करना चाहिए था। मतलब 15 जूल की एनर्जी से ये तीनों बॉन्ड ब्रेक कर जाते। इसको भी 15 जूल की एनर्जी से ब्रेक करना चाहिए था, इसको भी 15 जूल की एनर्जी से ब्रेक करना चाहिए था, इसको भी 15 जूल की एनर्जी से ब्रेक करना चाहिए था। और ये जो SS है, ये जो बच्चों SS है, इसको ब्रेक करना चाहिए था 10 जूल की एनर्जी से या 5 जूल। समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, यानी इससे कम एनर्जी में इसको ब्रेक करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बच्चों आप N+L रूल पढ़ चुके हैं कि S ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होता है, S ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, क्योंकि S पहले आता है ना, S पहले आता है, वो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी कम। आगे जो P होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बच्चों समझ आई मेरी बात? S की एनर्जी कम, P की एनर्जी ज़्यादा। देखो 2s है, इसका N+L रूल बनाओ, 2s, S का क्या आएगा वैल्यू है, 0 1 2 3 S। इनको याद रखना है बच्चों, इनको भूलना नहीं है। वैल्यू S में 0 होती है, वैल्यू आई 2, 2p में देखो 2p की 1, वैल्यू क्या आई 3, तो 3 वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है। मतलब क्या,
2s की वैल्यू 2 है, कम है, और 2p की वैल्यू i कितनी 3 अकॉर्डिंग टू n+n2। तो मतलब क्या कि 2p की एनर्जी ज़्यादा है, 2s की एनर्जी कम है। न्यूक्लियस के जितनी करीब होंगे ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी उतनी कम होगी। आप समझे कि न्यूक्लियस ने उनकी एनर्जी ले ली है। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ आएँ। तो एस को चाहिए होती 10 जूल की एनर्जी, और sp में हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती 15 जूल की एनर्जी। लेकिन बच्चों असल में रियल में ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये जो चारों बॉन्ड हैं 1 2 3 4, चारों को हमने एक जैसी एनर्जी दी 15 जूल की, और चारों बॉन्ड ब्रेक करके, ये वाला भी ब्रेक कर गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब बात समझ आई कुछ अब मैं मानता हूँ आपको बातें समझ में आनी शुरू होगी। यानी एस में हमें कम एनर्जी क्यों कम देनी चाहिए थी? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। क्यों एनर्जी कम है एस की? क्योंकि एस न्यूक्लियस के करीब होता है। ठीक हो गया। और ये जो बाकी हैं एस पी वाले, इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी चाहिए थी, क्योंकि बॉन्ड एस पी से बना हुआ है। ये एस से बना हुआ है, ये एस पी से बना हुआ है, ये एस पी से बना हुआ है। तो पी की एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई होती है, क्योंकि वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होता है। लेकिन असल में क्या हुआ कि चारों बॉन्ड को हमने एक जैसी ही एनर्जी दी, सारे बॉन्ड ब्रेक करके। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो यहाँ से एक माइंड में एक सवाल क्लिक करता है बच्चों, वो सवाल ये दिमाग में क्लिक करता है कि एस एस और एस पी, ये जो तीन एस पी हैं, एस पी और ये जो एस है, इनकी एनर्जी आपस में बराबर कैसे हो सकती है? भाई एस की और एस पी की एनर्जी आपस में बराबर नहीं हो सकती। एक एस से बॉन्ड बना हुआ है और बाकी एस पी से। मिसाल आपको यहाँ करके बताई, इनकी एनर्जी आपस में बराबर नहीं हो सकती बच्चों, इनकी एनर्जी आपस में बराबर नहीं हो सकती। समझ आ गई आपको बात? इनकी एनर्जी आपस में बराबर कैसे? समझें, एस की और 3 SP की एनर्जी आपस में बराबर कैसे हो सकती है? आपस में सेम एनर्जी इनकी नहीं हो सकती बच्चों। इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी? इनकी एनर्जी बच्चों आपस में डिफरेंट होनी चाहिए थी। इनकी एनर्जी आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। तो एस के साथ बॉन्ड बना हुआ है, वो और एनर्जी से टूटता। 3 बने हुए हैं एस पी से, वो और एनर्जी हम उनको देते तो ये बॉन्ड ब्रेक करते। लेकिन हकीकत में सबको एक जैसी ही एनर्जी दी हमने, तो सारे बॉन्ड ही ब्रेक करके, मतलब एस और एस पी इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम नहीं हो सकती। एस की और एस पी की एनर्जी आपस में कैसे सेम हो गई? तो यहाँ से बच्चों आई फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बच्चों आपको समझ में आया कि बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई। तो बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हुई। ठीक है, समझ में आ रही हैं कुछ बातें आपको? यानी एक बॉन्ड बना हुआ है एस के साथ, 3 बने हुए एस पी के साथ, लेकिन जब टूटे बॉन्ड तो सारे एक जैसी एनर्जी से ब्रेक करके, एस वाला भी एस पी वाले भी। तो मतलब ये चारों बॉन्ड लेंथ में सेम हैं, ये चारों बॉन्ड्स बॉन्ड एनर्जी में भी सेम है, ये चारों बॉन्ड्स बॉन्ड एनर्जी में भी सेम है, ये चारों बॉन्ड्स बॉन्ड एनर्जी में सेम है, बॉन्ड लेंथ में सेम है। समझ आ गई बात? तो फिर हमें यहाँ से कंसेप्ट मिला। लेकिन अगर यहाँ ऐसी बात हो तो एस और एस पी की एनर्जी कभी भी बच्चों सेम नहीं हो सकती। एस की एनर्जी कम होती है, पी की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? तो अब हमें यहाँ से कंसेप्ट एक मिला। वो क्या कंसेप्ट मिला बच्चों? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। चारों बॉन्ड क्या हैं? एक जैसे हैं। किसमें? बॉन्ड एनर्जी में। लेकिन कैसे एक जैसे हो? सुनो मेरी बात ध्यान से। चारों बॉन्ड एक जैसे हैं बॉन्ड एनर्जी में, लेकिन कैसे एक जैसे हों? एस और एस पी की एनर्जी तो आपस में सेम नहीं होती। एस और एस पी की एनर्जी आपस में सेम नहीं होती। एस की एनर्जी कम होती है, पी की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये तो आपस में सेम नहीं हो सकता बच्चों। एस और एस पी सेम नहीं हो सकता। तो हम क्या कोई चक्कर चलाएं, कोई ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से क्या हो जाए कि जो कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन चारों बॉन्ड्स में सब बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो एक जैसी हो जाए। सारे बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो एक जैसी हो जाए।
ठीक है, तो यहाँ से फिर आया बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, मेरे साथ नोट करें चीज़ों को ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया है मीथेन का स्ट्रक्चर, यहाँ एक था SS से बना हुआ, 3 थे SP से बने हुए। तो 3 जो SP हैं, SP ये आपस में है सेम एनर्जी है, और SS और SP इनकी एनर्जी जो क्या है, आपस में एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली सेम है। नियरली सेम है, करीब करीब सेम है, आपस में एग्जैक्टली सेम इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम नहीं है, मिलती जुलती है। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत ही मिलती है। SS की कम है, SP की ज़्यादा है। तो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, SP की सेम एनर्जी है, और नियरली सेम एनर्जी। नियरली सेम एनर्जी का मतलब SS और SP की एनर्जी आपस में नियरली सेम है। इंटरमिक्स, आपस में इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ताकि एक नई ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो। नए ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी क्या हो बच्चों? एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल सेम हो, चारों की एनर्जी क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो। क्यों एग्जैक्टली सेम हो? क्योंकि ये सारे बॉन्ड एक जैसी एनर्जी से ब्रेक कर रहे थे। ये सारे बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड एक जैसी एनर्जी से ब्रेक कर रहे थे। मिसाल के तौर पर 15 जूल की एनर्जी से ब्रेक कर रहे थे सारे जो बॉन्ड। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे नए ऑर्बिटल्स को बनाएं कि जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो, वो सेम एनर्जी से सारे ब्रेक कर जाएं। ठीक है, यहाँ तक आपको बच्चों बात समझ में आई? अच्छा, आगे देखिए, आगे देखें बच्चों, इसको आप नोट करें पहले पॉइंट को। ठीक, दूसरे पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन always takes place before bonding। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हमेशा बॉन्डिंग से पहले होती है। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, उसके बाद बच्चों बनेगा बॉन्ड, उसके बाद बनेगा बॉन्ड। ये पहले हमने बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन नहीं आई थी, तो हमने पहले आपको बॉन्ड बनाकर बताया कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन अब जब हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके बाद बॉन्ड बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, किन किन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है बच्चों? हाफ फील्ड, एम्प्टी का, हाफ फील्ड का और फुली फील्ड का, सब ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, सब का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इन पॉइंट्स को नोट करें ताकि मैं आगे चलूँ। चलिए, तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन concept is only for sigma bond and lone pair। बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन की सारी कहानी है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए है और लोन पेयर के लिए है। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होगी, जहाँ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक हो गया? 4 पॉइंट हो गए बच्चों, 3-4 हो गए जितने भी। आगे देखिए, अब मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ। चलिए बच्चों, आई होप कि आप साथ साथ अच्छे बच्चों की तरह नोट करते जा रहे हैं। अगला पॉइंट नंबर 5 देखें,
हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इज ओनली फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे बनता है वो हमने आपको बता दिया है, उसके रूल आपको बता दिए हैं। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कोई आपको कहे कि निकालें किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की, तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है। याद रखेंगे ये बात, हाइब्रिडाइजेशन कॉर्नर एटम्स की नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स। एक ये और एक और पार्ट भी यहाँ नोट करें, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। मैं देखूं आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेयर। अब इस पॉइंट को समझे, सातवें को देखें बच्चों। एस, मिसाल के तौर पर एक एस मिला सेंट्रल एटम का, एक मिला पी सेंट्रल एटम का। जैसे बेरिलियम मान लो, बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 1s2 2s2 होता है। अच्छा, तो दूसरे में पी भी होता है, आपको पता है कि नहीं पता? n की वैल्यू 2 हो तो 0 1 होता है sp, मतलब इसमें p भी होगा। तो p की 3 और एक यहाँ से एक्साइड करके यहाँ आ जाएगा 2, तो मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s का है और एक इसमें है p में है। यहाँ से ये एक्साइड करके इधर आ गया, एक s का है एक p में है, s और p। जैसे मिसाल दे दें हम आपको BeCl2 में, BeCl2 में सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम है। अच्छा sp, एक s मिला एक p मिला, तो यहाँ कितने बनेंगे? sp 2 बनेंगे। समझ आ गई इस पॉइंट की? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। इंटरमिक्स कितने हो रहे हैं? 2 ऑर्बिटल, तो बनेंगे भी कितने? 2 ऑर्बिटल, sp sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स। sp है तो sp sp हो जाएगा, एक s का है एक p का है और sp sp हो जाएगा। अच्छा यहाँ आप समझे बात। अब बच्चों आपको समझाते हैं इन पॉइंट्स के बाद की बातें। सुने आप, सुने। जैसे कार्बन है, कार्बन का अभी आपके सामने ड्रा किया है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक s 3 p में, एक s में और 3 कितने p में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक s का और 3 किसके मिले? p के मिले, px py pg। तो हाइब्रिड और ऑर्बिटल्स जब बनेंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है सेम एनर्जी, तो कैसे बनेंगे? 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। sp, p कितने हैं? 3, तो sp3 हो गया। एक s, p कितने हैं? 3, तो नाम पड़ गया sp3। एक s और p कितने हैं? 3, तो नाम पड़ गया sp3। एक s और p कितने हैं? 3, तो नाम पड़ गया sp3। ये किसका है? कार्बन में। किस में है? CH4 में, आप मान लें इसको, और भी बहुत सारों में हो सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? सेंट्रल की, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। कार्बन में एक s में इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं p में। एक s का मिला 3 p के मिले, नाम क्या पड़ गया? sp3 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 sp3। क्यों किया हमने ऐसा? sp3 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 sp3। अच्छा, यहाँ एक्साइटेड स्टेट पे देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन s का है, ये p का, ये p का, ये p का। हाइब्रिडाइजेशन हुई तो ऐसे ऐसे हो गया। यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ CH। असल में बच्चों ये चारों बॉन्ड जो थे
ये बॉन्ड एनर्जी में सेम थे, चारों बॉन्ड एनर्जी में क्या थे बच्चों, सेम थे। अच्छा, लेकिन यहाँ आप अगर जाएं तो यहाँ के मुताबिक यानी हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं हुई, हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं हुई। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर आप आएँ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, एक बॉन्ड बनता है एस के साथ, यहाँ हाइड्रोजन लगाएं, एस के साथ हाइड्रोजन में एस, हाइड्रोजन में एस, हाइड्रोजन में एस, और 3 बनते हैं sp के साथ, 3 sp की और एक s का बनता है। उसके मुताबिक अगर हम बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ना करवाएं तो फिर हम मान ही नहीं सकते कि ये चारों बॉन्ड एनर्जी में कैसे सेम है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ना कराएं तो फिर मुमकिन ही नहीं है, फिर कैसे ये चारों बॉन्ड एनर्जी में सेम होंगे। एक एस का है, 3 sp के हैं। इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी पेश की कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्या हुआ, अब देखो एक एस का मिला, थोड़ा सा ऐसा एस का, भाई 100% ऐसा है ना एस का, थोड़ा सा ऐसा एस का डाला, फिर थोड़ा सा इस पी का, पी एक्स का, फिर थोड़ा सा इस पी का, फिर थोड़ा सा इस पी का, क्या बन गया sp3। फिर आगे थोड़ा सा ऐसा इस एस का, फिर इस पी का, फिर इस पी का, फिर इसकी पी का sp3। फिर थोड़ी सी चम्मच एस की, फिर थोड़ी सी इस पी की, फिर इस पी की, फिर इस पी की, फिर बन गया sp3। फिर थोड़ी सी चम्मच फिर एस की, फिर पी की, फिर पी की, फिर पी की, बन गया sp3। समझ आ गया, यानी ये एस है, इसको आप समझे चीनी है, और ये जो P3 है इसको आप समझे शक्कर है। ठीक है, 1 चम्मच चीनी की और 3 चमचे किसकी हैं, शक्कर की। तो थोड़ा सा एस लिया, थोड़ा सा पी, थोड़ा सा पी, थोड़ा सा पी, एक sp3 बना दिया, चीनी और शक्कर को मिक्स करके एक sp3। फिर थोड़ा सा एस लिया, थोड़ी सी और चीनी ली, थोड़ा सा यहाँ से शक्कर, यहाँ से शक्कर, यहाँ से शक्कर, फिर sp3, फिर इसी तरह अगला sp3, फिर इसी तरह अगला sp3। अब ये जो चारों sp3 बने हैं बच्चों, इनमें सब में s करेक्टर है 25%, p करेक्टर है 75%, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। अब ये चारों जो है इसमें s करेक्टर भी उतना ही है, p करेक्टर भी उतना ही है, s भी उतना ही है, p भी उतना ही है। तो अब हम मान सकते हैं, और अब हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि ये चारों बॉन्ड एनर्जी में क्यों सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। समझ आ गई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, एस और पी आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं। अब यहाँ देखो, ये वाला जो बॉन्ड है sp3, ये वाला जो है sp3, ये वाला जो है sp3, ये वाला जो है sp3, ये बन के 1 2 3 4। समझ आ गई बात आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, sp3। अब ये चारों बॉन्ड एनर्जी में सेम है, तो अब सेम हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे sp3 हैं। पहले सेम नहीं हो सकते थे, एक s के साथ था, 3 sp के साथ थे, लेकिन अब सारे sp3 हो गए हैं। तो अब हम ये मान सकते हैं कि सारे बॉन्ड एनर्जी में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर ली है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, s और p की मिक्सिंग हो गई है, x और p की मिक्सिंग हो गई, sp3। समझ आ गई आप, चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह बच्चों हुआ बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अगर एक s का हो, 2 p के हों, ठीक है, जैसे ये CH4 की मिसाल आपको दी। CH4 का अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा करूँ हाइब्रिडाइजेशन का, अच्छा बच्चों, S की क्या शेप होती है, स्फेरिकल, P की होती है डम्बेल, ठीक हो गया, D की होती है डबल डम्बेल, ये तो आपको पता है, S और P और ऑर्बिटल की। जहाँ बच्चों आपको इस तरह की शेप मिली तो आप समझ जाएं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। एक छोटा लोब हो, एक बड़ा लोब हो, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, तो ये हाइब्रिडाइजेशन की निशानी है। अच्छा, ठीक हो गया। अब जहाँ देखें, आपको एक और मिसाल देते हैं, जैसे CH है,
तो ये 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 ठीक हो गया। ये p ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन आपको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। हाइड्रोजन की कैसी शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन। ये p ऑर्बिटल की शेप थोड़ी सी चेंज हो गई हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें s भी आ गया है ना अब, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला बनाया है। समझ में आ गई। वैसे p की क्या शेप होती है, ऐसे, लेकिन s भी आ गया है इसमें। p में अब थोड़ा सा s करेक्टर हर किसी में है कि नहीं, तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा लोब, ये किसकी वजह से है, s की वजह से। s के 25% s करेक्टर भी तो है ना, तो इसलिए अब शेप ऐसी होगी। ये एक गोल की तरह, ये s है, ये p है, ये s है, ये p है, ये s है, ये p है। ये किसका s है, कार्बन का s। ये किसका p है, कार्बन का p। ये वाला s किसका है, हाइड्रोजन का s। ये s हाइड्रोजन का, ये s हाइड्रोजन का, ये s हाइड्रोजन, ये s। हाइड्रोजन का तो हाइब्रिडाइजेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कोई सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, कार्बन की होगी। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, कार्बन की होगी। ठीक है। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ना होती बच्चों, तो फिर क्या स्ट्रक्चर होता, फिर ऐसे होता। सुनिए बात, एक s का है, 3 p के, एक p, एक p, 2 p, 3 p, और चौथा क्या था, s था, और चौथा ऐसे होता। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती, इन केस ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती तो आप ऐसे इनको बनाते, 3 p वाले और एक s वाला, ये एक s वाला, ये 3 p वाले। यही होता है ना कार्बन का स्ट्रक्चर। पहले में 2 पहले की तो हमें बात ही नहीं करनी भाई। -2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक्साइड करके एक यहाँ आएगा, s में 1 और p में 3। तो हाइब्रिडाइजेशन ना होती अगर, तो ऐसा केस होता। हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो ऐसा केस हो रहा है। थोड़ा सा s मिला, फिर p, थोड़ा सा s, फिर p, थोड़ा सा s, फिर p, थोड़ा सा s, फिर p। ये वाला s किसका है, हाइड्रोजन का s है। समझ आ गई बात अब आपको। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी रियल में सेम थी इन चारों एटम्स की, और रियल में सेम तब हो सकती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो जाए। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग ना हो तो फिर चारों बॉन्ड्स एनर्जी में सेम कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुई है, क्योंकि बॉन्ड तब ही एनर्जी में, बॉन्ड एंथैल्पी के हैं, बॉन्ड एनर्जी में तब ही सेम हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक। अच्छा, अब मैं मानता हूँ आपका कुछ कुछ दिल मुतमईन हो रहा है और आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कराते हैं sp3 हो गया। चलिए sp3, अगर मान लें कि यहाँ मेरे पास bf3 है, तो बोरॉन को आप जानते हैं बचपन से 5 होता है एटॉमिक नंबर। बोरॉन 1s2 2s2 2p3, यहाँ मैं लिखूँ, ठीक हो गया। अच्छा, 3 4 5 6 7, ये तो गलत मैंने बना दी। अच्छा, ठीक करते हैं फिर इसको। 2 यहाँ क्या आएगा, 1, ठीक हो गया। s में 2, इधर 1 दिखाई पड़ रहा है बच्चों आपको कि बहुत नीचे हम उतर गए हैं। चलें आगे, एक्साइटेड स्टेट बनाऊँ बोरोन की, तो एक s में होगा और p से एक्साइट करके एक यहाँ आ जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, अकॉर्डिंग टू VBT 3 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। अच्छा, इसमें एक किसमें है बच्चों, s में और p में 2 है, ठीक हो गया। एक s में और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक s में p में 2 है, px py, ये तो खाली है, ठीक है। एक s में और p में 2। अच्छा, तो sp2 sp2 sp2, 1 2 3 1 2 3। वो पॉइंट आपको ऊपर समझ में आ गया कि जितने इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही फिर बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ आ गई, sp2 sp2 sp2। तो ये bf3 की मिसाल। bf3 का स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर होता है bf3 का।
अभी बताएंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताएंगे, वो सारी बातें बताएंगे। अभी बेसिक समझे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझे अभी बातों को समझे। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? सेंट्रल एटम की। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरीन को आप जानते हैं बच्चों, बना दूँ उसके भी 1s2 2s2 2p5। अच्छा 1 2 3 4 और ये 5, आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक हो गया, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से थोड़ा सा S मिला, थोड़ा सा इसका P, थोड़ा सा इसकी चम्मच, थोड़ी सी S की चम्मच, थोड़ी सी P की, थोड़ी सी P की, sp2 एक sp2, फिर आगे थोड़ा सा S की चम्मच, थोड़ी सी P की, फिर P की, फिर sp2, फिर थोड़ा सा S की चम्मच, फिर P की, फिर P की, फिर sp2। अब और चीनी भी ख़त्म हो गई हमारे पास, और शक्कर भी ख़त्म हो गई। अब और एक sp2 तो बन नहीं सकता, तो जितने ये होंगे उतने ही वो बनेंगे, जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा sp2। अच्छा अब देखें बच्चों, ये जो बॉन्ड है, अब देखिए, हाँ हो हमारे पास बोर्ड में बच्चों जगह भी कम है, हम क्या करें अब। चलिए फिर इसको अरेज करते हैं। कार्बन वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलें देखें, बोरॉन, ये हो गया बोरॉन का 1 2 3 फ्लोरीन। चल फ्लोरीन को बनाते हैं हम, ये S। अच्छा ये फ्लोरीन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड। अच्छा एक S का, ये P का, ये P का, ठीक है, और इसमें है क्या? P का, ठीक है। अच्छा अब बॉन्ड कैसे बनता है, इसको मुझे यहाँ नीचे बनाना चाहिए था, ये मिलकर बन गया इसके साथ बॉन्ड। चलिए ठीक है, बन गया PP का एक बन गया। चलिए इसको मान लें PP का है। ये क्या है? बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले की कहानी, ठीक हो गया PP का। अब एक P का है, अब फ्लोरीन कितने हैं बच्चों? 3 है, तो एक उसी तरह का चक्कर एक और होगा, एक और भी तो होगा कि नहीं? फ्लोरीन एक और भी होगा, 3 4 5, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से एक P आया, उसने इसको उड़ाया, अपना दोस्त बनाया और ले गया। यहाँ से एक S आया, यहाँ से इसको मिलाया और ये ले गया। समझ आ गई? अब क्या हुआ, यहाँ तो है ही P भाई, यहाँ तो है ही P। यहाँ देख लें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है 2p5, यहाँ तो है ही P, ये P, ये P, ये P। अच्छा PP, यहाँ भी PP और यहाँ बनेगा एक SP। अब देखें दो बॉन्ड हैं PP के, एक है SP का। हालांकि रियल में ये तीनों बॉन्ड एनर्जी में सेम है, BF3 के तीनों बॉन्ड एनर्जी में सेम है, बॉन्ड एंगल में भी सेम है। समझ आई बात? तो बच्चों फिर यहाँ से कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। क्या कहा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर दो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कर दो, S और P वाले को मिला दो, ताकि तब ये तीनों बॉन्ड जो हैं वो एक जैसे लगे। PP PP SP तीनों एक जैसे एनर्जी के नहीं हो सकते, एग्जैक्टली एक जैसे एनर्जी के नहीं हो सकते। तो यही एटॉमिक और हाइब्रिडाइजेशन की यही आपको डेफिनेशन दिखाई है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी कंबाइन और इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई आप? अच्छा तो ये आप यहाँ देखिए बच्चों, ये तीनों बॉन्ड इसके मुताबिक, क्या ये तीनों बॉन्ड आप मुझे बताएं बॉन्ड एनर्जी में सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बॉन्ड एनर्जी में सेम नहीं हो सकते। अच्छा अब यहाँ बना रहा हूँ, देखो BF3। अब देखो यहाँ BF3 बनाया, अब कितना, एक S था, सेंट्रल एटम को देखना है, सेंट्रल बोरॉन का सेंट्रल एटम एक S में है, 2 P में इलेक्ट्रॉन है, तो sp2 sp2 sp2
एक S में 2 P में sp2 अब तीनों में sp2 है, तो अब मान सकते हैं कि अब तीनों बॉन्ड एनर्जी में सेम है। अब ये बात क्लियर हो सकती है, अब ये बात मानी जा सकती है। समझ आ गई बात? अच्छा चलिए मैं इसको अब अरेज करता हूँ। अच्छा एक और बात देखिए बच्चों कि हाइब्रिड जहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ देखें, यहाँ बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। समझ आ गई? अच्छा चलिए, समझ आएगी आपको। स्टे विद मी एंड डोंट वरी ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे विद मी एंड डोंट वरी। समझ आएगी आपको। तो थोड़ा सा वीपीटी का भी आपको बता दिया, थोड़ा सा वीपीटी का भी आपको बता दिया। जैसे CH4 में मैंने आपके सामने बनाया, तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन हुई, कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन की, तो सारे बॉन्ड कौन से बने? सिग्मा, चारों बॉन्ड सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन से बच्चों कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आई बात? अच्छा अब देखते हैं आगे। जैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये है इथीन का मॉलिक्यूल। इथीन में आप हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हमेशा होती है बॉन्डिंग से पहले, और हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? सेंट्रल एटम की होती है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है। हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझा? यहाँ देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। ठीक हो गया। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ आप देखें कार्बन का 6 होता है, फिर एक दफ़ा बनाना पड़ेगा 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट, 2s1 2p3 एक्साइटेड स्टेट, s में 1 p में 3। ठीक हो गया। अच्छा ये s में, ये p में, ये p x p y p। ठीक हो गया, सही है। अब क्या है, एक s मिलेगा, 2 p मिलेंगे। ये pz जो है, ये pz वाला, ये वाला जो है, नोट टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। भाई pz हिस्सा नहीं लेगा, py नहीं लेगा, px नहीं लेगा, कोई एक होगा, px होगा या py होगा या pz होगा, कोई एक हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। समझ आई? सिर्फ 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, तीसरा हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने हैं? 3। तो मिलेंगे भी कितने? 3 s और 2 p की, 3 मिले और 3 बने sp2 sp2 sp2। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा बच्चों बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ sp2 होगा, यहाँ sp2 होगा, यहाँ sp2 होगा। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा pz आप कहें, py कहें, px कहें, कोई एक तो होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वो मर्जी है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। और एक s का मिला, 2 p की मिले, sp2 sp2 sp2। आप कहें कि तीनों p क्यों नहीं मिले? भाई तीनों p अगर मिलेंगे, अगर तीनों p मिल जाते तो फिर यहाँ sp3 हो जाता, तीनों p मिल जाते तो sp3 हो जाता। तो यहाँ sp3 कितने बनते? 4 बनते। 4 sp3 नहीं बन सकते, 3 ही चार sp3 अगर 4 बनते sp3 तो इसका मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड बनते। लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 sp2 ही बनेंगे। ठीक है। यहाँ अगर जैसे पहले केस में हमने किया था, एक s मिला था, 3 p मिले थे, तो 4 क्या बने थे? sp3। एक s और 3 p मिले थे बच्चों,
तो 1 2 3 4 बने थे, sp3 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 sp3। यहाँ क्यों नहीं चारों मिल सकते? यहाँ चारों इसलिए नहीं मिल सकते बच्चों क्योंकि यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमें 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड है, हमें 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। यहाँ CH4 में कार्बन को पता है कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे पास, 4 हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने एक S को मिलाया, 3 P को मिलाया, sp3 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 sp3, क्योंकि S के साथ हाइड्रोजन का होता है S, और S जहाँ भी आएगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन को पता चला कि 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, उसने एक S को 3 P को मिलाया, sp3 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 बन गया। अब यहाँ कार्बन को पता है कि 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक कार्बन आ रहा है और वो मेरे साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये कहेगा एक S को मिलाओ 2 P को मिलाओ, एक S को मिलाओ 2 P को मिलाओ, एक S 2 P कितने हो गए 3, तो 3 sp2 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 कितने बनेंगे 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स जितने होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो कार्बन को पता चल गया, उसने एक S 2 P मिलाई, एक S 2 P, एक S 2 P। समझ आ गई बात? अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं। समझ आ गई? अच्छा, हाँ, चलें फिर। ठीक है, तो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। तो अब बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं कि कार्बन में आप सारे ये बताएं कि कार्बन में sp3 क्यों है हाइब्रिडाइजेशन। भाई कार्बन को पता था कि 4 हाइड्रोजन मेरे पास मेरे साथ आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसने एक S को मिलाया, 3 P को मिलाया, इंटरमिक्सिंग कर दी, एक S और 3 P की, sp3 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 sp3। ये कार्बन यहाँ भी वही कार्बन है, लेकिन यहाँ क्या होगा sp2 यहाँ एक S को मिलाया कार्बन ने और 2 P को मिलाया हाइब्रिडाइजेशन में। ये वाली चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, एक S और 2 P, ये वाला हिस्सा नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि कार्बन को पता था कि मेरे साथ जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो 2 है और कार्बन आ रहा है वो 1 है। मेरे साथ 3 चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही हैं। कितनी चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही हैं? 3 चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही हैं। 1 2 3, 3 चीज़ें। ये क्या है? सेंट्रल एटम कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम होगी। 3 चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही हैं, तो वो 3 चीज़ों को अपने साथ क्या करेगा? इंटरमिक्स करेगा। एक S वाले को करेगा, 2 P वाले को करेगा। यहाँ 4 चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही थी, एक S वाले को करेगा, 3 P को करेगा, sp3 बनेगा। यहाँ 3 चीज़ें बॉन्ड बनाने के लिए आ रही थी, तो 3 को करेगा, एक S को और 2 P को, एक S को और 2 P को इंटरमिक्स करेगा, यानी 3 चीज़ों को इंटरमिक्स करेगा, एक X और 2 P को। समझ आ रही? अच्छा, अब सर कोई शॉर्टकट बताएं, अब सर कोई शॉर्टकट बताएं जो हम पेपर में आजमाएं, हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। चलें फिर आपको शॉर्टकट बताते हैं। CH4 में देखो कार्बन कितनी चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच है? 4 चीज़ों के साथ। तो इसकी जब कार्बन 4 चीज़ों के साथ अटैच हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है sp3। शॉर्टकट, कार्बन यहाँ कितनी चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच है? आप इस कार्बन की देखना चाहते हो हाइब्रिडाइजेशन, सेंटर में ये है, तो कितनी की? 1 2 3 के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। समझ आ गई? अच्छा, अगर कार्बन ये वाला कार्बन की देखना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कितनी चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच है? एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 2 चीज़ों की इसकी देखना चाहते हैं ना, ये सेंट्रल में है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हैं। तो ये कितनी चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच है? 2 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ। कार्बन 2 के साथ अटैच हो तो ज्योमेट्री होगी sp। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो शॉर्टकट हो गया। कार्बन 4 के साथ अटैच हो sp3, कार्बन 3 चीज़ों के साथ अटैच हो sp2, कार्बन 2 चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो sp। यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, इसकी देखें कितनी चीज़ों के साथ डायरेक्ट अटैच है? एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 2 के साथ, तो ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक हो गया? अच्छा,
आखिरी पॉइंट बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है, मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताती, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती। अच्छा, ये क्या कहती है? ये कहती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स oriented in space that repulsions between them is minimum कम। हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है बच्चों कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह अरेंज होते हैं स्पेस में ताकि उनकी रिपल्जन जो हो वो मिनिमम हो। जैसे मिसाल देते हैं आपको, ये विस्पर ने भी कहा था, उसमें डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। जैसे BeCl2 है, BeCl2 में यहाँ एंगल है 180 डिग्री का। अगर BeCl को मैं यहाँ से किसी डायरेक्शन में भी हटाऊँ, इस Cl को मान लो यहाँ नीचे कर दूँ, ये Cl को ऊपर कर दूँ, तो यहाँ एंगल 180 से कम हो जाएगा। एंगल 180 से क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। 180 से एंगल कम हो जाएगा। जब एंगल कम होगा तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे इलेक्ट्रॉन आपस में, जब करीब आएंगे तो रिपल्जन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चों रिपल्जन इस वाले स्ट्रक्चर में मिनिमम है, इस वाले स्ट्रक्चर में रिपल्जन मैक्सिमम है। यहाँ रिपल्जन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्जन मिनिमम, और जहाँ रिपल्जन मिनिमम होती है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मोर स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है भाई? नेगेटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन आपस में जितने दूर दूर होंगे उतनी रिपल्जन कम होगी। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, एक जैसे चार्ज हो तो रिपल्जन होती है। तो जितनी दूर होंगे रिपल्जन कम, जितनी रिपल्जन कम होगी उतना वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी कहा हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ने ये बात भी की है। ठीक है, और यहाँ रिपल्जन एंगल कम हो गया, रिपल्जन ज़्यादा होगी, रिपल्जन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। चलिए, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये हाइब्रिडाइजेशन को एक ज्योमेट्री प्रोवाइड कर देता है, एक ज्योमेट्री प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों, ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क होता है, इसको कंफ्यूज आपस में ना करें। ज्योमेट्री और चीज़ होती है, शेप और चीज़ होती है। देखें ज्योमेट्री, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो देखें वाटर मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। एक पॉइंट आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने नोट किया है तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इज ओनली फॉर लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। वाटर की ज्योमेट्री क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती है आपको? हाइब्रिडाइजेशन आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। ये हाइब्रिडाइजेशन का फ़ायदा है। हाइब्रिडाइजेशन आपको मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताती, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। क्या है ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल की? बच्चों वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? शेप है, आप लोन पेयर के ऊपर हाथ रख लें तो बॉन्ड पेयर जो होंगे वो शेप होगा। तो क्या शेप आने रखी है? वी शेप या बैंड। तो वाटर की शेप है बैंड। समझ आ गई? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है, मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताती। शेप वाटर मॉलिक्यूल की है बैंड, ज्योमेट्री है वाटर मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल। अब मेरे साथ कुछ चीज़ों को आप नोट करें ताकि इसी एक लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन का किला कमा करें। अब यहाँ बातें एक नोट करें। जेड की वैल्यू 2, 3, 4, जेड की वैल्यू 2 हो तो sp3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो
तो sp3d2 7 हो तो sp3d3। ऐसे ये सारी आपकी बुक में मौजूद, आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक है sp3 तक, तो मैं यहाँ तक ही आपको कराऊंगा, आप यहाँ तक ही इसको याद कर लें। sp जेड की वैल्यू, जेड क्या है वो बताते हैं बच्चों आपको, पहले याद करें, सुनिए बात। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। sp2 होगी तो ट्राइएंगुलर प्लानर। जब sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कि हर 4 फेज में, एक फेज में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हर 4 फेज में ज्योमेट्री होगी। एंगल क्या होता है इसके दरमियान में, 109.28 मिनट्स, तकरीबन 109 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ एंगल क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लानर एंगल क्या होता है, जैसे BF3 है मिसाल के तौर पर, एंगल क्या होगा हर 2 फेज में, इसको थोड़ा सा ऐसे 120 डिग्री 120 डिग्री 120। और लीनियर होगी ज्योमेट्री तो इसकी मिसाल BCl2, एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक हो गया। जहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लानर, एंगल होगा 120 डिग्री। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और एंगल होगा 109 डिग्री। समझ आ गई? अच्छा, अब देखो CH4 में कार्बन को हम S हाइड्रोजन को यहाँ टेट्राहेड्रल में क्यों लेकर गए, CH4 की जो ज्योमेट्रिक होती है वो टेट्राहेड्रल क्यों होती है। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों एटम्स को टेट्राहेड्रल में ही अरेंज करें तब ही इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम आती है। और किसी तरह भी आप इनको, जैसे मैंने BeCl2 को अभी आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि इसको एंगल को आप जहाँ से हिलाते जाएंगे तो रिपल्जन मैक्सिमम हो जाएगी, रिपल्जन मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेट्राहेड्रल ही वो वह तरीका है जिनमें हम एटम्स को, CH4 के एटम्स को अरेंज कर सकते हैं जहाँ रिपल्जन मिनिमम हो सकती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी और तरह अरेंज करेंगे तो एटम्स करीब आएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, रिपल्जन ज़्यादा होगी। जब रिपल्जन ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करती है। ठीक हो कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। sp3d, sp3d2, sp3d3 ये आपकी बुक में नहीं है। sp3d की होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपकी बुक में है। अब Z क्या है वो आप सुन बच्चों। Z का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बहुत ज़्यादा बच्चों लेक्चर हाई लेवल पर जा रहा है तो हम इसको आप लो लेवल पर करते हैं। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट इसका लें। sp होगी तो लीनियर, sp2 होगी ट्रायंगुलर प्लानर, sp3 होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक, एंगल आपको दरमियान में गिवन है। ठीक है, अब आगे देखें। आगे थे चलें, क्वेश्चन लिखें। राइट डाउन दी गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल। अच्छा, BeCl2 का देखो BeCl2 का BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, जेड के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर है बी के ऊपर कोई नहीं, 0 2। जब जेड की वैल्यू 2 हो तो ज्योमेट्री sp। आगे समझ, आगे CH4 का देखो कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों, 4 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कोई भी नहीं, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, 0। जब Z4 हो तो ज्योमेट्री sp3। समझ में आ गई? और किसी का बताओ, किसका निकालें, वाटर का निकालते हैं। चलें ये वाटर का स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, 2 लोन पेयर होते हैं। जेड की वैल्यू कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। लोन पेयर कितने हैं, 2।
जेड की वैल्यू क्या आ गई, फॉर ज्योमेट्री क्या होगी, sp3। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरह बच्चों आपने ज्योमेट्रीज को निकालना है। अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगा के तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, तो इस तरह निकालें। और किसकी निकालें बताएं, NH3 की निकालें। चलें NH3 की निकालते हैं। जेड बताएं, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा लोन पेयर, एक क्या आई 4 ज्योमेट्री sp3। ठीक हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी जेड की, अमोनिया की ज्योमेट्री, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ठीक हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी अमोनिया की, अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती है, ज्योमेट्री बताती है, हाइब्रिडाइजेशन शेप नहीं बताती। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है अमोनिया की। समझ आ गई। और कुछ, अच्छा यहाँ तक बच्चों आपको बातें समझ में आई। अच्छा तो ये बच्चों सारी बातें थी हाइब्रिडाइजेशन से अकॉर्डिंग। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। अच्छा ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बच्चों है जब आपको स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जेड का फार्मूला नोट हो गया। अच्छा अब कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन है जिसके ऊपर चार्जेस हैं तो उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। अच्छा कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन है जैसे SiF4 है। ठीक हो गया। अच्छा SiF4 है, SF6 है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल है जीनोन की, ऑक्साइड फ्लोराइड वगैरह, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल सकते हैं। जेड का फार्मूला इस इनके, अब यहाँ आपको स्ट्रक्चर नहीं गिवन ना, तो आप जेड का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, हाफ 1/2 हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स का क्या मतलब बच्चों, मोनोवैलेंट ये जिनकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन वगैरह, हाइड्रोजन फ्लोरीन वगैरह जिनकी वैलेंसी 1 हो, जो ज़्यादातर एक बॉन्ड बनाना चाहते हो। ठीक हो गया, जो ज़्यादातर एक वैलेंसी शो करता चाहते हो, जिनके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, एक बॉन्ड जो बना। अब देखें हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक बनाता है, क्लोरीन भी कभी कभी एक बनाता है, आयोडीन भी एक बना देता है, HCl HI। चलिए अब इख्तिताम को ये लेक्चर जा रहा है बच्चों। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं, 4। फ्लोरीन कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम 4। नेगेटिव चार्ज कोई नहीं, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं, स्किप कर दें इसको। 8/2 आंसर क्या आ गया, 4 मतलब ज्योमेट्री sp3। तो इसकी ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बस इख्तिताम करते हैं बच्चों, जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर इंतज़ार करें। और 1/2 सल्फर का कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। F फ्लोरीन में कितने हैं, 6, 6 और 6 12, 12/2 कितना आ गया, 6। सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो जेड की वैल्यू 6, जेड की वैल्यू 6 हुई थी, तो क्या आया था, sp3 T2। ठीक है, तो इतना आपकी बुक में हाई लेवल का है नहीं। जीनोन का देखें, जीनोन ऑक्साइड फ्लोराइड, तो बच्चों ये आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है। तो इस तरह
अगर किसी का स्ट्रक्चर ना दिया हो तो उसको इस तरह इस फार्मूले से निकाल सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन। आप चार्जेस दिए हो कि उसके ऊपर ये चार्ज है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, थैंक यू वेरी मच।